जैसे ही उत्तराखंड का नाम देश के कोने कोने में रह रहे प्रकृति प्रेमियों के जहन में आता है तो मन को सुकून सा मिल जाता है और मन बरबस ही पहाड़ की खूबसूरती को निहारने के लिए खिंचा सा चला आता है। कभी ईश्वरीय दर्शन के लिए तो कभी बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थलों को करीब से देखने के लिए। बर्फीली चोटियां, शांत झील, कलकल करती नदियां और मंदिरों की घंटियां मानो पूरी उम्र भर की थकान को खत्म कर एक कभी न खत्म होने वाली सुखद अनुभूति में बदल देती हैं। मगर अब शायद कुछ बदल सा रहा है। आज जब आप न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं या सुबह का अखबार खोलते हैं तो ये सब नहीं बल्कि घोटाले, रिश्वत, आपदाएं और महिला अपराध जैसी डरावनी हेडलाइंस सामने आने लगती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर क्या हो गया है देवभूमि को? क्या ये वही उत्तराखंड है जिसका निर्माण लोगों की उम्मीदों और संघर्षों से हुआ था, या फिर ये एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसमें अब सिर्फ भ्रष्टाचार, झूठे वादे और बिखरती व्यवस्थाएं ही रह गई हैं? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तराखंड की बदहाली, अधूरी राजधानी के सच की, साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराध और बढ़ते घोटालों की, और सबसे अहम ये कि बदतर होते हालातों के बीच क्या अब भी इस प्रदेश के सामने कोई रास्ता बचा है। साथ ही बात होगी इस प्रदेश के उन सच्चे सिपाहियों की जो गुमनामी में रहकर भी संयम से सबसे बड़ा काम करते चले आ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने साप्ताहिक शो अनकट हफ्ते की। आपने कब इस उत्तराखंड प्रदेश की बेहतरी की खबर आखिरी बार सुनी थी जिससे यह पता चलता हो कि यह देवभूमि आगे बढ़ रही है? यकीनन इस तरह की कोई खबर सुने काफी अरसा बीत चुका होगा। आज के इस दौर में भ्रष्टाचार, रिश्वत लेना, पहाड़ टूटना, मारपीट, राजनीतिज्ञों की मनमानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से मरते लोगों की खबरें ही देखने को ज्यादा मिलती हैं। छोटी छोटी चीजों में भी बड़े बड़े घोटाले इस प्रदेश में देखना अब मानो आम दिनचर्या का हिस्सा है और जनता भी अब इन खबरों की आदी हो ही चुकी है। ज्यादा पुरानी नहीं, इस हफ्ते की खबरें ही देख लीजिए। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला, काशीपुर मंडी समिति का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, पाखरू रेंज घोटाले में चार्जशीट दाखिल, पौड़ी में जिला पंचायत घोटाला, पंचायत चुनावों में कोर्ट की फटकार, 3 करोड़ के पीएम पोषण योजना घपले की जांच शुरू, फिर लगेगा महंगी बिजली का झटका, समय पर इलाज न मिलने से नानी पोती की मौत। ये सब तो वो खबरें हैं जो कहने को मजबूर कर रही हैं कि देवभूमि में कुछ बदल सा रहा है। उत्तराखंड में आज अगर आप अखबार खोलें या न्यूज़ ऑन करें तो आपको इन शब्दों की बाढ़ मिल जाएगी। घोटाला, रिश्वतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार का तंत्र, फर्जी नियुक्तियां, पुल गिरा, मारपीट, भूस्खलन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, न जाने और ऐसी ही कितनी खबरें आपको मिल जाएंगी। सवाल यही है कि आखिर देवभूमि अपने उस मुकाम की तरफ का रास्ता क्यों भटक गई है जिसके लिए इस प्रदेश का निर्माण हुआ था? आखिर इस प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण प्रदेश को किसकी नजर लगी है? जिस धरती को देवताओं का धाम कहा जाता है, अब वहां भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला क्यों है? हिमालय की गोद में बसा ये प्रदेश जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना तो लाखों लोगों ने यह सपना देखा था कि अब अपने पहाड़ की समस्याओं का हम खुद ही हल निकालेंगे। लेकिन आज जब हम 25 साल से ज्यादा के सफर को पलटकर देखते हैं तो तस्वीर उतनी उजली दिखाई देती नहीं जितनी उम्मीद की गई थी, और इस तस्वीर को धुंधला करने में कोई एक नहीं बल्कि बारी बारी से सभी सरकारें कहीं ना कहीं गुनहगार हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन वर्ष 2000 में बड़े संघर्ष और जन आंदोलनों के बाद हुआ था। उद्देश्य स्पष्ट था, पहाड़ की समस्याओं को पहाड़ी लोग ही बेहतर समझते हैं, इसलिए स्थानीय शासन स्थानीय विकास को गति देगा। लोगों ने सपना देखा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत ढांचे की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन 2 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जमीनी हकीकत बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ छुपाती है। आज उत्तराखंड की पहचान अपने प्राकृतिक सौंदर्य से ज्यादा भ्रष्टाचार, घोटालों और अनियमितताओं से भरी पड़ी है। सरकारी नियुक्तियों में घपले, विकास योजनाओं की लागतों में भारी फर्जीवाड़ा, सड़क और पुल निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी, ये सब अब आम बात है। हाल ही के वर्षों में परीक्षा घोटालों से लेकर राशन वितरण, स्वास्थ्य उपकरण खरीद तक में जो खुलासे हुए वो ये सवाल तो खड़े करते ही हैं कि क्या उत्तराखंड भ्रष्टाचार की कोई नई राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है? उत्तराखंड की पहचान उसकी अद्वितीय प्राकृतिक विविधता से है, लेकिन आज वही प्रकृति सबसे अधिक संकट में है।
बेतरतीब निर्माण, अवैज्ञानिक विकास योजनाएं, लगातार होता अवैध खनन और वनों की कटाई। केदारनाथ, जोशीमठ, उत्तरकाशी, हर जगह पर्यावरणीय संकट सिर पर मंडरा रहा है। विकास के नाम पर पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक निर्माण, पर्यटन के नाम पर प्रकृति का दोहन, इन सब का परिणाम है लगातार आती आपदाएं। कहीं भूस्खलन से गांव मिट जाते हैं तो कहीं सड़क पर चलते वाहन मलबे में दबकर रह जाते हैं। और फिर शुरू होती है सरकारी प्रतिक्रिया, मुआवजे की घोषणाएं, रिपोर्ट्स और वादे, जिनमें से अधिकांश कभी जमीन पर उतरते दिखाई देते ही नहीं। प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत भयावह है। कई गांवों में आज भी डॉक्टर तो दूर, एक कंपाउंडर तक मौजूद नहीं है। गर्भवती महिलाओं और बीमार बुजुर्गों को घंटों कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। गांव में स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम के हैं, जहां डॉक्टर या तो है नहीं या आते नहीं, और अगर मौजूद हैं तो संसाधनों की कमी से हाथ बांधे रहते हैं। शिक्षा की हालत भी कुछ अलग नहीं। शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। एक ओर सरकारी स्कूल खाली है तो दूसरी ओर निजी स्कूलों में महंगी फीस ने गरीब को शिक्षा से दूर कर दिया है। सवाल उठता है कि क्या अब कोई रास्ता बचा है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन इसके लिए केवल सरकारें नहीं बल्कि समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होना होगा। देवभूमि को फिर से जनचेतना भूमि बनाना होगा। युवाओं को आगे सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि पहाड़ को बचाने के लिए भी आगे आना होगा। स्थानीय नेतृत्व को मजबूत कर पारदर्शी शासन की मांग करनी होगी। मीडिया को भी सजग और स्वतंत्र भूमिका निभानी होगी। और सबसे जरूरी, आम जनता को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सवाल पूछने की आदत डालनी होगी, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सवाल पूछना जरूरी है। सिर्फ चुनावों में वोट डालना काफी नहीं है। सरकार को चाहिए कि स्थानीय संसाधनों का न्याय संगत उपयोग हो और नीतियां ग्राउंड लेवल तक लागू हों। ये सुनिश्चित करना होगा, इसके लिए जवाबदेही तय करनी होगी। इसी उत्तराखंड की आत्मा से जुड़ा है एक खूबसूरत पहाड़ी शहर और जनता की 2 दशक पुरानी मांग कि इस प्रदेश को स्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित किया जाए। लेकिन 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण आखिर क्यों नहीं बन पाई? क्या ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा या फिर सरकारें जनता को यूं ही बेवकूफ बनाती रहेंगी? जब उत्तराखंड बना था तो लोग उम्मीदों से भरे थे, पहाड़ियों के लिए, संस्कृति के लिए और खुद की राजधानी के लिए। सबसे ज्यादा जनभावनाओं के अनुरूप तब नाम आया गैरसैंण का। एक ऐसी राजधानी जो पहाड़ के दिल में हो, जिससे जनभावनाएं जुड़ी हैं, जिसके लिए आंदोलनों की लहर उठी, लोगों ने बलिदान दिए। लेकिन आज 25 साल बाद भी राजधानी तय नहीं है। 2020 में बीजेपी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। इस दौरान वहां 8,000 करोड़ की संपत्ति भी खड़ी कर दी गई, सेक्रेटरिएट, विधानसभा भवन, गेस्ट हाउस, सब कुछ। लेकिन वहां पहाड़ चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सरकारें पल्ला झाड़ने के लिए कहती रहती हैं कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा नहीं है। सवाल उठता है, अगर बुनियादी ढांचा नहीं था तो 8,000 करोड़ कहां और क्यों खर्च किए गए? और अब जब आम जनता की आवाज मध्यम हुई तो उसे न्यायपालिका ने एक नई ताकत दे दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश थपलियाल ने साफ कह दिया है कि गैरसैंण को लेकर लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। उनके शब्द इतने तीखे थे कि तमाम राजनेताओं को पानी पानी कर गए। उन्होंने कहा कि सरकार दलील देती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो सीधा सीधा जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। उत्तराखंड की राजधानी को लेकर सालों से चल रही असमंजसता की स्थिति में हाईकोर्ट की ये टिप्पणी निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर कोर्ट को गैरसैंण में संभावना दिखती है तो सरकार क्यों पीछे हट रही है? जनता का सवाल बिल्कुल वाजिब है। राजधानी गैरसैंण बने, इससे पहाड़ों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। देहरादून तो आज भी सिर्फ नेताओं का गढ़ बनकर रह गया है। सच तो यह है, गैरसैंण की राजधानी बनने से राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। शासन का केंद्र मैदान से पहाड़ की ओर शिफ्ट हो जाता है और यही बात कई नेताओं को रास नहीं आती, क्योंकि उनको डर है दूर दराज के क्षेत्र सशक्त हो गए तो पुरानी राजनीति टूट जाएगी। इतना ही नहीं, जो नेता इन्हीं पहाड़ों से चुनाव जीतकर जाते हैं वो भी जीतने के बाद पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते, जिनमें एक नहीं बल्कि सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं। गैरसैंण में मात्र कुछ दिन के सत्र चलाने को लेकर जिन विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी उनको तो आप जानते ही हैं। ये अपने आप में काफ़ी है बताने के लिए कि गैरसैंण हो या पहाड़, इसके लिए हमारे नेता कितनी चिंता करते हैं। अब कुछ सवाल तो दोस्तों आपसे भी हैं।
8,000 करोड़ खर्च करके ग्रीष्मकालीन राजधानी बना देना ही काफी है? आप क्या सोचते हैं? क्या कभी गैरसैंण पूर्ण राजधानी बनेगी? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ एक सवाल करने की हिमाकत हम भी माननीय न्यायालय से करना चाहते हैं कि क्या उत्तराखंड के हाई कोर्ट को भी गैरसैंण ले जाना चाहिए ताकि पूरे प्रदेश के आम लोगों की पहुंच आसान हो सके न्याय के लिए। न्यायपालिका का जिक्र आया है तो आपको यह भी बताते चले कि उत्तराखंड के पंचायत चुनाव का एक मामला इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जो पंचायत चुनाव के इतिहास में पहली बार हुआ। और हमारे राज्य के होनहार निर्वाचन आयोग को नैनीताल हाईकोर्ट के बाद अब देश की सर्वोच्च अदालत में भी मुंह की खानी पड़ी। टिहरी के जिला पंचायत वार्ड भुत्सी जौनपुर से चुनाव लड़ रही सीता देवी मनवाल का नामांकन खारिज कर दिया गया था और सरिता देवी को निर्विरोध घोषित कर दिया गया था। सीता मनवाल ने इस फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट का फैसला सीता देवी के पक्ष में आया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी नामांकन खारिज करने संबंधी रिटर्निंग अफसर के फैसले को गलत बताकर सीता देवी को राहत दी। मतलब इस प्रदेश के चुनाव आयोग की एक और हार कानून के मंदिर में हुई। खैर, उत्तराखंड के निर्वाचन आयोग को अब इन फटकारों की आदत है, जिसकी शायद अब आयोग ने चिंता करनी भी मानो बंद कर दी है। वैसे प्रदेश के लिए एक और चिंता का विषय है जो न केवल सबसे बड़ी है बल्कि प्रदेश की मातृ शक्ति से जुड़ी है। हाल ही में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला और उनके साथियों ने सड़क पर एक प्रदर्शन किया था। मामला महिला सुरक्षा को लेकर था। प्रदर्शन के बाद उन्होंने राज्यपाल से भी मिलकर इसमें हस्तक्षेप की मांग उठाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है उनके द्वारा पेश किए गए आंकड़े, जो उन्होंने महामहिम राज्यपाल के समक्ष रखे हैं, जिसके मुताबिक पिछले 3 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार और हत्या की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। ज्ञापन में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की 1822 घटनाएं दर्ज हुई, जबकि 318 अज्ञात महिलाओं के शव मिले, जिनमें से केवल 87 की पहचान हो पाई। इस अवधि में 10,500 महिलाएं लापता हुईं, जिनमें से 767 का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। प्रदेश में महिला अपराधों से जुड़े 1,03,947 मुकदमे दर्ज हुए। ये आंकड़े निश्चित रूप से डराने वाले हैं और खास तौर पर महिलाओं को सहमा देने वाले हैं। ये आंकड़े तब हैं जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाली सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों में हो। यानी जिस बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में देहरादून के परेड ग्राउंड से डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश की जनता से मांगी थी, जिसके लिए यहाँ की जनता ने दिल खोलकर मोदी के नाम पर वोट कर उनकी मांग पर मोहर लगाई थी। खासकर प्रदेश की महिलाओं ने ही मोदी के नाम पर इस डबल इंजन को जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। वो ही इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल दौर में दिखाई देती हैं। कम से कम ये आंकड़े तो यही दर्शाते हैं। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी ऐसे में उठना लाजमी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद भी प्रदेश में सामूहिक दुष्कर्म और हत्याओं की घटनाएं रुकी नहीं हैं और कई मामलों में सत्ताधारी दल के लोगों की संलिप्तता उजागर हुई, जिसमें पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या, जून 2024 में बहादुराबाद में 13 वर्षीय बच्ची से सामूहिक बलात्कार व हत्या, जुलाई 2024 में रुद्रपुर में महिला नर्स के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या और जून 2025 में हरिद्वार में 4 वर्षीय मासूम की हत्या जैसी घटनाएं इस प्रदेश के मस्तक पर कलंकनुमा दाग लगा रही हैं। महिला कांग्रेस ने कम से कम इस मुद्दे को उठाकर सबका ध्यान इस अहम मुद्दे की तरफ तो खींचा ही है। उम्मीद है कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के दिए इन आंकड़ों पर प्रदेश की धामी सरकार और उनकी पुलिस गंभीरता से सोचेगी और जरूरी और निर्णायक कदम उठाएगी। भले ये आंकड़े विपक्ष के उठाए हुए हों, मगर जिन अपराधों पर से ये आंकड़े पर्दा उठा रहे हैं वो महिलाएं बाहर की नहीं बल्कि इस प्रदेश की ही हैं, जिन्होंने भर भर के मोदी के नाम पर वोट दिए हैं। लिहाजा ऑपरेशन कालनेमी के पर्दे से हटकर अब असल सिंघम बनने की जरूरत तो उत्तराखंड पुलिस को है ही। पुलिस की बात से याद आया कि उत्तराखंड में एक पुलिस फोर्स का हिस्सा ऐसा भी है जो हर तूफान से लड़ने के लिए खड़ा रहता है, बिना मीडिया के कैमरों की चकाचौंध के। जो रियल हीरो तो हैं लेकिन कभी रील के हीरो नहीं बन पाते, जो हर तूफान में, हर खतरे में, हर मुसीबत में फंसे इंसान की सांस को बचाने के लिए अपनी सांसों को खतरे में डालकर काम करते हैं, लेकिन शायद उनको वो पहचान, वो सम्मान कभी मिला ही नहीं जिसको वो हकदार है। उत्तराखंड में मानसून का आना किसी बड़े तूफान से कम नहीं होता, खास तौर पर पहाड़ों में। ऐसे में हमारी एक पुलिस ऐसी भी है जो अपना घर छोड़ दिन रात किसी भी पहर आगे रहती है, अपनी जान जोखिम में डालकर।
हम बात कर रहे हैं एसडीआरएफ के गुमनाम सिपाहियों की, जो किसी थाने चौकियों में रौब गालिब करते हुए नहीं दिखाई देते, बल्कि मुसीबत के वक्त जिंदा दिली से लोगों के आंसू पोंछने में मशगूल रहते हैं। हर साल जब बादल उत्तराखंड की वादियों में गरजते हैं, जब नदियां उफान पर होती हैं, जब पहाड़ दरकते हैं और गांव के गांव पानी में समा जाते हैं, तब कहीं दूर एक सायरन बजता है। ये किसी वीआईपी की सुरक्षा का अलार्म नहीं होता, ये वो पुकार होती है जो एक ऐसी टीम को दी जाती है जो बिना शोर के, बिना मीडिया कैमरे की फ्लैश लाइट के, बिना किसी तालियों की गूंज के सीधे मौत के मुंह में उतर जाती है। ये है उत्तराखंड की एसडीआरएफ। ये वो फोर्स है जिसे ना तो रोज न्यूज चैनलों के प्राइम टाइम में जगह मिलती है और ना ही सोशल मीडिया पर इन पर चर्चा होती है। ये वो लोग हैं जो टूटते पुलों के नीचे उतरते हैं, जो भूस्खलन के मलबे में घंटों तक खोदी हुई जमीन में जिंदगी ढूंढते हैं, जिनके लिए बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं, एक अलार्म है कि अब ड्यूटी शुरू हो चली है। केदारनाथ में आपदा हो, चमोली में ग्लेशियर टूटा हो या फिर दानव रूपी मानसून सड़कों को निगल रहा हो, एसडीआरएफ के जवान ही वो पहले इंसान होते हैं जो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन मीडिया के कैमरे तब ऑन होते हैं जब कोई वीआईपी आता है या जब राहत सामग्री बांटी जा रही होती है। जो लोग घंटों नदियों में उतरकर बह रहे शवों को निकालते हैं या फिर गर्भवती महिला को पीठ पर लाद कर किलोमीटरों तक पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाते हैं। सावन में उफान पर चल रही गंगा में बहते कांवड़ियों या श्रद्धालुओं को बचाते हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं होता, उनके साथ कोई सेल्फी नहीं लेता, क्योंकि वो सेलिब्रिटी नहीं होते। सरकारें हर साल आपदा प्रबंधन पर करोड़ों खर्च करती हैं, सेमिनार होते हैं, योजनाएं बनती हैं और रिपोर्ट छपती हैं, लेकिन एसडीआरएफ के लिए जरूरी उपकरण, नियमित ट्रेनिंग, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और उचित सम्मान, ये सब अभी भी फाइलों में कहीं दब सा गया है। जनता भी शायद तभी ध्यान देती है जब कोई हादसा खुद के दरवाजे तक आ पहुंचता है। यहां देखो, रील बनाने वाले ट्रैकिंग करते थोड़ी सी बारिश में एडवेंचर की फील लेते हैं, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों का हर दिन सर्वाइवल मोड में बीतता है। ये जवान रील के लिए नहीं, रियल जान बचाने के लिए मैदान में होते हैं। उत्तराखंड की एसडीआरएफ केवल एक फोर्स नहीं, ये उम्मीद का दूसरा नाम है। इन जवानों को फेम की जरूरत नहीं, लेकिन एक सच्चे सैल्यूट की जरूरत तो है ही। एक ऐसा सैल्यूट जो सिर्फ हाथ उठाने से नहीं, बल्कि नीतियों, संसाधनों और समाज की सोच से मिले। तो अगली बार जब आप बारिश की एक तस्वीर पोस्ट करें या किसी आपदा की खबर पढ़ें, एक बार उस एसडीआरएफ जवान के बारे में जरूर सोचिएगा जो उसी पल मलबे के नीचे झुककर किसी अनजान को जिंदा निकालने की जुगत में अपनी जान को जोखिम में डाले हमेशा खड़ा है, हर तूफान में, हर खतरे में, हर सांस के लिए। आखिर में एक खबर और जिसे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। उत्तराखंड में करीब 92 करोड़ रुपए के एलयूसीसी चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच होगी, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन किया है। उत्तराखंड के 4 सांसदों ने भी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सीबीआई जांच की बात उठाई है। आरोप है कि फर्जी सहकारी समिति बनाकर उत्तराखंड सहित देश भर में करीब 189 करोड़ की ठगी हुई है। प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में राज्य के दूरस्थ पहाड़ी गांव से लेकर देश के अन्य राज्यों के हजारों लाखों लोगों के साथ में ठगी की वारदात हुई। इस मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। विपक्ष की तरफ से भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस मुद्दे पर लगातार मुखर होकर सवाल उठा रहे थे और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों के विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के दबाव के बाद देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में कुल 13 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। उत्तराखंड के अलावा अन्य प्रदेशों में भी मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए इससे प्रभावित लोगों के लिए थोड़ा राहत जरूर इस फैसले से मिली है। लेकिन सवाल वही है कि ये जांच भी न जाने कब पूरी हो पाएगी, लोगों का पैसा मिल भी पाएगा या नहीं। फिलहाल डूबता हुआ पैसे को लेकर सीबीआई जांच से थोड़ी उम्मीद जरूर बंधी है। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड से जुड़े वो मुद्दे जिन्हें आमतौर पर उठाने में अक्सर लोग डर जाया करते हैं, फिर चाहे गैरसैंण और उस पर खर्च 8,000 करोड़ की धनराशि हो, पहाड़ के लोगों के साथ राजधानी के नाम पर होता मजाक हो, महिला अपराधों में लगातार होती वृद्धि हो या फिर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि जब सवाल पूछने वाली जनता जागती है तो जवाब देना सरकार की मजबूरी बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड फिर से उसी देवभूमि की पहचान को हासिल करे, तो सवाल पूछना शुरू कीजिए और सत्ता को जवाबदेह बनाइए। आप इन सभी मुद्दों पर क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय उत्तराखंड।